हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुड मॉर्निंग भारत में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए करेंगे संवाद, काशी के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से किया गया बर्खास्त। बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाला, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली देने का किया वादा, महिलाओं को 1000 रुपए देने का भी किया वादा। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोविड नियमों को किया था उल्लंघन। कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हुआ निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पोते स्वरांश मिश्रा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए निधन की दी जानकारी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को वाराणसी की कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पद अधिकारी से ऑनलाइन संवाद करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रैली और तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को अपने वाराणसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारी से ऑनलाइन संवाद करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और चुनाव जीतने का मंत्र भी देंगे। पीएम मोदी 18 जनवरी की सुबह 11 बजे नमो ऐप के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश इकाई ने ट्विटर हैंडल पर लोगों से नमो ऐप के जरिए अपने विचार और सुझाव साझा करने को कहा है। गोवा विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, इसी बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर गोवा पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यहां की हम 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रदान करेंगे। साथ ही कहा कि पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि यदि हमारी सरकार बनी तो गोवा में 24/7 मुफ्त बिजली और पानी होगा, सड़कों को सुधारा जाएगा और सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के लिए गोवा के हर गांव और जिलों में मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल खोले जाएंगे। साथ ही किसान समुदाय से चर्चा कर खेती की समस्या का समाधान किया जाएगा। व्यापार प्रणाली को सरल भी बनाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब बीजेपी भी गुरु रविदास जयंती को देखते हुए चुनाव आयोग से 16 फरवरी को होने वाले पंजाब चुनावों को स्थगित करने की मांग की है। आपको बता दें, बीजेपी के राज्य महासचिव सुभाष शर्मा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में कहा है कि पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं जबकि 16 फरवरी को रविदास जयंती है। पंजाब में गुरु रविदास के अनुयायियों की संख्या काफी बड़ी है जिसमें राज्य की अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल हैं जिनकी आबादी 32% है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास की जयंती को बनाने के लिए लाखों श्रद्धालु उनके निवास स्थान वाराणसी जाएंगे जिसकी वजह से वो वोट नहीं डाल पाएंगे, इसलिए चुनावों को स्थगित किया जाना चाहिए। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला गोल्डन गेट पर हुए कार्यक्रमों में जुड़ा है। इस कार्यक्रम में 250 से 300 लोग इकट्ठा हुए थे। एडीसीपी सिटी 1 नवजोत सिंह ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा गोल्डन गेट पर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन बताते हुए फ्लाइंग स्क्वाड मजिस्ट्रेट मंजीत कुमार से एक आवेदन प्राप्त करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए शनिवार को अमृतसर शहर के प्रवेश द्वार पर सैकड़ों शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बिक्रम सिंह मजीठिया का स्वागत किया था। बयान में ये भी कहा गया है कि शिरोमणि अकाली दल समर्थकों को पंजाब के पूर्व मंत्री को माला पहनाते और सिरोपा पहनाते देखा गया है। इसके अलावा कहा कि इन कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी हैं। कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों, रोड शो पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया का
बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी ने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए वर्चुअल स्टूडियो तैयार किया है, जिसका उद्घाटन संगठन महामंत्री अजय कुमार ने किया है। वहीं चुनाव तिथियों की घोषणा होते ही बीजेपी चुनावी मूड में आ गई है और सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में राम सिंह खेड़ा ने आज कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भीमताल में चुनावी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया, जहां से वर्चुअल रैली के जरिए वोटरों तक पहुंचा जाएगा। इस मौके पर राम सिंह खेड़ा का कहना है कि पूरे भीमताल विधानसभा में बीजेपी की लहर है और इस बार हम एक तरफ जीत कर आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से हुई अब तक 11 लोगों की मौत के मामले में सरकार की सहयोगी बीजेपी अब नीतीश कुमार पर आक्रामक हो गई है। आपको बता दें, नीतीश कुमार पर अब बीजेपी की तरफ से आक्रमण कोई नेता या प्रवक्ता सीधा नहीं डालते, बल्कि सीधे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से किया गया है, जिन्होंने रविवार को अपने फेसबुक पोस्ट में नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या राज्य सरकार उन 11 लोगों के परिवार को शराबबंदी कानून में जेल भेज देगी जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, क्योंकि सरकार की नीति के मुताबिक इन परिवारों को संतावना देना अपराध है। संजय जायसवाल ने कहा कि जिस तरीके से नालंदा का स्थानीय प्रशासन शराब कांड की लीपापोती करने में लगा हुआ है, उससे ये बात साफ है कि स्थानीय प्रशासन और शराब माफिया की एक दूसरे के साथ मिली भगत है और स्थानीय प्रशासन शराब माफिया की करतूत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। गोवा की सियासी जंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उलपल बीजेपी के लिए नई चुनौती बन गए हैं। गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच सियासी तलवारें खिंच गई है। दोनों दिग्गजों के बीच टिकट को लेकर रार है। उलपल को अभी बीजेपी से टिकट नहीं मिला है और वो पणजी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मनोहर पर्रिकर का बेटा होने से किसी को टिकट के लिए योग्य नहीं माना जा सकता। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी उलपल को टिकट देगी या अन्य दूसरे राजनीतिक दल सहारा बनेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिला आबकारी विभाग ने अपनी कमर कस ली है। जिला आबकारी अधिकारी के.पी. सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद के सभी दुकानदारों की सेल और परचेज पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही हर दिन का डाटा चुनाव आयोग को हर दिन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए 4 लीकर मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, जो छापेमारी के साथ रोड पर भी चेकिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि FL2 से निकलने वाले ट्रक पर भी GPS सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि ट्रक कहां जा रहा है इसकी लोकेशन को कहीं से भी ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग की टीम की तरफ से पुलिस विभाग के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव को अवैध शराब से मुक्त रखा जा सके और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराया जा सकेगा। बीपीएससी ने असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड एम्प वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2022 है। हालांकि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2022 है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड लैंप वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के कुल 286 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। राज्य सरकार ने फिर से पंचायत चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर सभी कलेक्टर से 1.25 महीने के अंदर परिसीमन कर रिपोर्ट देने को कहा है। यानी परिसीमन का काम आज से शुरू होकर 25 फरवरी को खत्म होगा। परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई हुई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसलिए अगले हफ्ते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद पंचायत चुनावों की आगे की मॉडल तय हो पाएगा। पंचायतों के नए परिसीमन को लेकर जारी किए गए आदेश में पंचायतों और उनके वार्डों का निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। इसके तहत परिसीमन की प्रक्रिया में ऐसी पंचायतों को शामिल किया जाना है जिनका क्षेत्र नगरीय निकाय में शामिल होने से या कोई ग्राम पंचायत या फिर कोई गांव किसी बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण में डूब गया है। अमेरिका के टेक्सास में एक आतंकी ने शनिवार को एक यहूदी मंदिर पर हमला कर 4 लोगों को बंधक बना लिया। टेक्सास पुलिस, स्वाट स्क्वाड और FBI टीम ने मिलकर चारों बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया है। आतंकी का मकसद टेक्सास की जेल में बंद पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी की रिहाई था। आफिया को अल-कायदा से संबंध रखने के आरोप में अमेरिका में जेल की सजा सुनाई गई थी। टोंगा आइलैंड के पास ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जापान पर सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। विस्फोट से उपजी सुनामी की लहरें जापान तक पहुंच गई है। शनिवार रात जापान के अमामी ओशिमा तट से करीब 4 फीट ऊंची सुनामी लहरें टकराई। इसके अलावा जापान के दूसरे सबसे बड़े द्वीप होकाइडो, कुछ और वाकायामा में भी सुनामी ने आधी रात को दस्तक दे दी। वीडियो में जापान में समुद्री लहरें तटों से टकराती हुई नजर आ रही है। तटीय शहरों में इमरजेंसी अलार्म बजाकर लोगों को सावधान किया जा रहा है। इन शहरों से लोगों को निकालने का काम भी जारी है। जापान के अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर लोगों को समुद्र की तरफ जाने से मना किया है। हालांकि अभी तक जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान में सत्ता में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पाक सेना मौजूदा पीएम इमरान खान का विकल्प तलाश रही है। इस दिशा में सेना और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बीच सुलह की कोशिशें तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ को संसद में आजीवन बेदखल कर दिया था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 62F के तहत सजा सुनाई है। अब सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन इस अनुच्छेद के ऐसे इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष एहसान बून बताते हैं कि इस अनुच्छेद में सांसदों को ताउम्र बेदखल करने का प्रावधान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ट्रायल कोर्ट का काम करता है और अभियुक्त को आगे अपील करने का मौका ही नहीं मिलता, जो मौलिक अधिकारों का हनन है। चीन में अब भूटान के रास्ते भारत को घेर रहा है। कुछ नई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। इन्हें देखने पर पता लगता है कि चीन डोकलाम एरिया से 30 किलोमीटर दूर भूटान में 2 बड़े गांव बसा रहा है। ये इंटरकनेक्टेड होंगे। डोकलाम वही जगह है जहां 2017 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद हुआ था। चीन यहां रोड बनाने की कोशिश कर रहा था और भारत ने उसे रोक दिया था। चीन यहां 186 इमारतें और सड़कें बना रहा है। सैटेलाइट इमेजेस में उसका कंस्ट्रक्शन देखा जा सकता है। डोकलाम विवाद के बाद चीन ने रणनीति में बदलाव किया है। वो उन जगहों से दूर कंस्ट्रक्शन कर रहा है जहां भारत की मौजूदगी नहीं है। डोकलाम का पठार काफी बड़ा है। इसके लिए जिस खास हिस्से को लेकर 2017 में भारत चीन विवाद हुआ था, वहां से चीन की कंस्ट्रक्शन साइट 9 किलोमीटर दूर है और ये भूटान की जमीन है। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व छेरछेरा अंचल समेत पूरे प्रदेश में 17 जनवरी को उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर अन्नदान की परंपरा निभाई जाएगी। शहर के साथ ही पूरे अंचल में बच्चे टोलियां घर घर जाएंगे और छेरछेरा भाई कोठी के धान ला हेरते हेरा की आवाज लगाएंगे। तब उन्हें धान या चावल का दान करते हुए लोग अन्नदान करेंगे। इस अवसर पर मां अन्नपूर्णा की पूजा भी की जाएगी। पोष माह की पूर्णिमा तिथि को छेरछेरा लोक पर्व मनाया जाता है। इस बार ये तारीख 17 जनवरी को पड़ रही है। ऐसे में सुबह से ही घरों में पूजा अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही मीठा, चीला, गुलगुला समेत अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए जाएंगे। इससे सबसे पहले अपने घर के इष्ट देव को अर्पित किया जाएगा। फिर घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। वहीं बच्चे सुबह से ही झोले और बोरियां लेकर निकल जाएंगे और टोलियां बनाकर घर घर जाकर छेरछेरा मांगेंगे। शहर में जहां चावल का दान किया जाएगा तो वहीं गांव में धान मिलेगा।
कोरोना महामारी की तीसरी लहर में बंद स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग माध्यमों से ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत दूरदर्शन पर 17 जनवरी से सुबह 9 बजे से कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास मुहैया कराई जाएगी। डिजिटल डिवाइस रखने वाले बच्चों को लॉट्स पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि प्राइमरी के बच्चों को घर पर ही शिक्षकों और शिक्षा सेवकों के जरिए मार्गदर्शन मिलेगा। इन तीनों फैसलों को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शनिवार को सभी जिला पद अधिकारी और जिला शिक्षा पद अधिकारी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। विद्यार्थियों की पढ़ाई को लगातार जारी रखने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी अधिकारियों को सौंप दी गई है। पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इतने कम समय में 70 से ज्यादा शतक लगाने वाले विराट काफी समय से अपने फैंस को शतक का तोहफा नहीं दे सके हैं। इसके अलावा उनकी कैप्टनसी की लेकर कई सारे सवालों के बीच हाल ही में साउथ अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी। उनके इस अचानक लिए गए फैसले से सभी हैरान थे। विराट के कैप्टनसी छोड़ने के बाद उनकी वाइफ और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इमोशनल पोस्ट लिखा है। अनुष्का ने विराट की एक हंसती हुई फोटो शेयर की है। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मुझे साल 2014 में वो दिन याद है जब तुमने मुझे बताया था कि तुम इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन बन गए हो, क्योंकि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इसके बाद तुमने और धोनी ने अगले दिन बातचीत की थी। धोनी ने तुम्हें कहा था कि अब देखना कितनी जल्दी से तुम्हारी दाढ़ी सफेद होने लग जाएगी। हम इस पर खूब हंसे थे। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद होने के अलावा और भी बहुत कुछ देखा है। मैंने ग्रोथ देखी है तुम्हारे आसपास और तुम में। और हाँ, मुझे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में तुम्हारी ग्रोथ और अचीवमेंट्स पर नाज है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे नाज तुम्हारे अंदर की ग्रोथ पर है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही 18 जनवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान यही हाल रहने की संभावना है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में फिर से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू में भी कड़ाई कर दी गई है। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार से साप्ताहिक लॉकडाउन में कड़ाई कर दी है। सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ रात का कर्फ्यू जारी रखने का आदेश जारी किया है। प्रदेश में शुक्रवार को 2456 नए मामले सामने आए थे। साथ ही रात में कर्फ्यू लागू रहेगा और स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी। साथ ही आपको बता दें, मुख्य सचिव ने प्रशासन से 15 से 17 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया है, जो वर्तमान में 40% है। अधिकारियों को इस आयु वर्ग में 1 सप्ताह के भीतर टीकाकरण पूरा करने को कहा गया है। वहीं मुख्य सचिव ने जम्मू और कश्मीर के संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जोधपुर में कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जोधपुर में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो भी नियम तोड़ते पाया गया, पुलिस ने तुरंत उसका चालान काट दिया। जोधपुर की एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आज 2-3 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पूरी तरह से सचेत है। कर्फ्यू के दौरान आज जोधपुर के बाजार बंद है। सिर्फ जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी, खाद्य पदार्थ, डेयरी और इमरजेंसी सेवाओं में ही छूट दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने 9 राज्यों को राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान गैर जरूरी काम से बाहर निकलने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनका चालान काटा जा रहा है।
फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।